लखनऊ का सिविल कोर्ट, वक्त दोपहर के 3:50, कुछ इसी तरह का कोर्ट रूम था जहां पर हत्या हो गई, गैंगस्टर की हत्या। और फिर सवाल खड़े हुए कि आखिर पहले अतीक और अशरफ की हत्या और अब गैंगस्टर जीवा की हत्या। दरअसल कोर्ट रूम कुछ इसी तरह का होता है, ऐसे कटघरा होता है, यहां पर आरोपी पहुंचता है। 3:50 का वक्त था जब ये बताते हैं कुछ वकील की शक्ल में बदमाश आए और उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। प्रवेश, आगे क्या हुआ? चिराग जी बताना चाहूंगा, संजीव जीवा बस कटघरे के बगल में खड़ा था। ऐसी ही इसी स्थिति में सामने भीड़ में एडवोकेट बनकर खुद जो संजय यादव है आरोपी वो खड़ा था। उसने जब जज कुछ तो भी रीडिंग प्रोसीडिंग में पढ़ने लगे थे, पन्ने पलट रहे थे, उसने ताबड़तोड़ 4 से 5 फायरिंग कर दी, जिसमें से 2 गोलियां तुरंत संजीव जीवा को लगी। वो गोली लगने के बाद जगह पे ही गिर पड़ा। पुलिस के पास एक्शन लेने का टाइम नहीं था और इसने सरेंडर किया। पहली बात बता दूं, ये गोली मार के भागा नहीं, इसने गोली मार के सेम सिचुएशन ये भी सरेंडर कर दिया, जैसे कि अतीक के हत्यारों ने किया था। और आगे की प्रोसीडिंग बताना चाहूंगा कि सुनील भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जज जो होता है वो जो कटघरा होता है जहां पर विटनेस, जिसको बॉक्स बोला जाता है, जहां पर आरोपी भी खड़ा होता है, जज बिल्कुल उसके बराबर में जो डाइस होता है वहां पर बैठते हैं। क्या इस मामले में अब जज आई विटनेस होंगे सुनील भाई? बिल्कुल। और आपको बता दें कि अगर जज जिस केस में आई विटनेस होता है तो केवल उसी की गवाही पूरे केस को सॉल्व कर देती है। जो फैसला देना होता है, जो सज़ा सुनानी होती है, और किसी गवाह की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो जज होता है वो जज के सामने कोई घटना हुई है तो बिल्कुल जज अपनी गवाही देगा और सीधे सीधे उसमें फैसला आ जाएगा। तमाम दलील और तमाम चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस तरह केसेस में लोगों को हम बताना चाहते हैं। आपको ये भी बता दें कि जिस तरह से ये घटना हुई है, समझिए आपने एक फिल्म देखी होगी अमिताभ बच्चन की अंधा कानून। अंधा कानून में सेम इसी तरह का केस और इसी तरह का सीन होता है। वो जज इस तरह से सामने खड़े रहते हैं और कोर्ट में जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे उसमें अमिताभ बच्चन होता है, लेकिन उस केस में ये होता है कि वो उसी को मारता है जिसका पहले जिसके मर्डर के केस में वो जेल में रहता है, वो सामने आता है, उसकी पहचान पर उसको मार देता है। सीन जो है वो दोहराया गया और बिल्कुल वैसे ही स्थिति बनी कि यहां पर आरोपी और जीवा और उस पर जो है ताबड़तोड़ हमला। कितने सारे केसेस थे? करीब 22 केसेस जो अभी तक जानकारी मिली है, 17 से ज्यादा में एक्विटल। बिल्कुल, बहुत ज्यादा केस थे। एक में तो उम्र कैद की सजा थी, जो आपने स्टोरी लिखी। हाँ, हत्याकांड हो गए बहुत सारे। AK-47 मुख्तार का खास इसलिए था क्योंकि मुख्तार को बहुत हाईटेक बंदूक पसंद थी और AK-47 पहुंचाने वाला यही पहला वो शख्स था यूपी में जिसने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी किडनैपिंग केस के बाद, एक से एक्सटॉर्शन करने के लिए पैसा। तो ये कोई छोटा मोटा गुंडा तो था नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि छोटा मोटा गुंडा था या जैसा भी था, सवाल यह था कि उसकी हत्या हुई है पुलिस कस्टडी में और ये दूसरी हत्या है यूपी में। पुलिस कस्टडी में सुनील भाई हत्या होना, पहले अतीक अशरफ अब जीवा, क्या मिट्टी में मिलाया जा रहा है सबको एक एक करके? अब तो यही लोग सवाल तो पूछेंगे। देखिए सवाल तो पूछेंगे क्योंकि ये जो जीवा है, ये जो संजीव जीवा जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, इस पे जो सबसे बड़ा जो मर्डर का केस है वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी, जो बीजेपी के नेता हुआ करते थे, ये वही ब्रह्मदत्त द्विवेदी थे जिन्होंने जो मायावती का, जो आपने गेस्ट हाउस कांड के बारे में सुना होगा, तो गेस्ट हाउस कांड में जो मायावती को जिस नेता ने बचाया था उनका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी उसके बाद मायावती के बेहद खास हो गए थे। हालांकि वो बीजेपी में थे, वो अपनी बसपा पार्टी में। तो क्या होता था कि उस समय जो राजनीतिक जो साजिशें और तमाम चीज़ें चलती थी उस जमाने में, तो उस समय ये हुआ कि बसपा और भाजपा को मिलाने के लिए ब्रह्मदत्त द्विवेदी एक बड़ा नेटवर्क का काम कर रहे थे। उसी दौरान उनकी हत्या की जाती है। उसके बाद जो हत्या होती है तो उसमें जो नाम आता है उसमें 3 शूटर होते हैं और उसमें उस समय के, उस जमाने के एक बड़े नेता का नाम आता है। हालांकि उनका नाम सीबीआई जांच होती है, सीबीआई उनका नाम लेकर के चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है। लेकिन जो 3 जो बड़े शूटर थे उसमें एक था यही संजीव जीवा, जिसका आज मर्डर हुआ है। तो ये संजीव जीवा, अब देखिए जिस तरह की आप लोग बात कर रहे हैं कि भाई कैसे ये चीज़ें हो रही हैं कोर्ट में और तमाम चीज़ें, कि भाई अतीक अहमद का जो केस होता है बिल्कुल पुलिस कस्टडी में होता है और एक मर्डर कर देता है, और सेम इसी तरीके से ये संजीव जीवा को जो मारने वाला है जिसका नाम है विजय यादव, ये विजय यादव भी एक छोटे से जगह से आता है, वो कन्नौज का रहने वाला है और वहाँ से आता है और बाकायदा इसी तरह की ड्रेस पहनता है और 2-3 पेन आप देखेंगे तो एक रेड पेन और जैसे वकील रखते हैं तो वकील वाली ड्रेस में आता है और मारने के बाद जो गोली चलाता है उसकी फायरिंग में आपको बता दें कि एक 1.5 साल की बच्ची है, उसे भी गोली लगी है। इस समय ICU में वो बच्ची एडमिट है। एक और महिला को चोट लगी है और एक पुलिस वाला जिसका लाल मोहम्मद नाम है, वो पुलिस वाले के पैर में गोली लगी है। तो समझिए कि इतनी बड़ी घटना और कोर्ट के अंदर, मतलब हम सोचते हैं कि हम कहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, कोर्ट में। माना जाता है कि कोर्ट में कोई बदमाश नहीं घुस सकता, किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती, जैसे पहले कहते हैं खाकी के सामने, कि खाकी के सामने किसी को गोली। तो हर जगह हो रहा है, खाकी के सामने भी, कोर्ट के सामने भी और सिक्योरिटी की, जज के सामने भी। और सबसे बड़ी बात है सिक्योरिटी
पर बड़ा सवाल कोर्ट के अंदर जहां पर वकील की चिराग शक्ल जी में एक आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सामने निकल कर आ रही है कि इसे पहले जब लाया जाता था तारीख पर तो इसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के लाया जाता था और इसके साथ हमेशा लश्कर होते थे, हमेशा पुलिस अच्छे मतलब आज जो बताया जा रहा है इसके साथ 2 पुलिस वाले थे, लेकिन हमेशा इसके साथ 5 से 6 पुलिस वालों की कस्टडी में ये आता था जेल। अब बताया जा रहा था कि कोर्ट रूम में ही खुद 2 पुलिस वाले मौजूद थे, बाद में दूसरे कोर्ट रूम से और दूसरे डिपार्टमेंट से मतलब जो दूसरे बैरक में थे वहां से पुलिस बुलानी पड़ी इसको पकड़ने के लिए। आप देखोगे सिर्फ एक गनमैन दिखेगा आपको कोर्ट रूम के अंदर जब इसे पकड़ा रहते। चिराग जी, आपने तो इसके ऊपर एक डिटेल वो लिखी थी, रिपोर्ट लिखी थी कि कैसे इसने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था क्रिमिनल ने, और अतीक के बाद भी। नहीं, बिल्कुल एकदम जो बात आप कह रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके की ये जो घटना हुई है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो संजीव जीवा, ये मूल रूप से मुजफ्फरनगर आपके जो पड़ोस का जो यूपी का है वहीं का रहने वाला था। ये कभी कंपाउंडर हुआ करता था। मतलब आपको बता दें कि जिस दवाखाने में वो कंपाउंडर था, पहली घटना जहाँ से वो क्रिमिनल मतलब जो क्राइम की दुनिया में वो आता है, वहीं पर पहली बार उसी के मालिक को वो अगवा कर लेता है। वहाँ पे अगवा करने के बाद इस तरह से जुर्म की दुनिया में आता है। इसके बाद वो धीरे धीरे वो गैंगस्टर बनता चला जाता है। फिर वो जाता है कोलकाता, वहाँ पे कारोबारी के बेटे का पहली बार ऐसा होता है कि उस ज़माने में आज से करीब ये 1990 के दशक की बात है ये, उस समय उस बच्चे का जब अपहरण करता है तो 2 करोड़ रुपए की वो फिरौती मांगता है। उस टाइम पे ये फिर इस तरह की बातें होती हैं। तो वहीं से लेकर के संजीव जीवा आज इतना बड़ा गैंगस्टर था। सुनील जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि सिमिलैरिटीज हैं? देखिए अतीक के भी केस में बहुत बड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था क्रिमिनल्स का। ये नए बच्चे, ऐसा कहा जाए नए बच्चे जो अभी तुरंत क्राइम की अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं और इतने बड़े लोगों को मार रहे हैं। क्या कोई ऐसा बैकअप या पुलिस जानबूझकर करा रही है? सवाल तो खड़े हो रहे हैं क्योंकि अतीक के बाद ऐसा दूसरा केस, कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, बिल्कुल, ये जो क्या है कि देखिए इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है। उस केस में भी मैं मानता हूँ कि अतीक वाले में भी मास्टरमाइंड कोई और है, इस वाले में मास्टरमाइंड कोई और है। और ये जो नए युवा जो आज के डेट में अपने आप को जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना नाम एक इसमें जो क्राइम की दुनिया में लाना चाहते हैं, वही इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, अब देखते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन में वो किससे लिंक मिलता है, क्या चीज़ें मिलता है, वो सारी चीज़ें अभी सामने आने वाली हैं। तो आज बाकी केस के अपडेट के लिए आप क्राइम तक से जुड़े रहिए। क्राइम तक पर इस केस से रिलेटेड हर छोटी मोटी खबर आपको मिलेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।